नमस्कार बच्चों। अपना अगला अध्याय है 15 और पाठ का नाम है तौलिए और लेखक है उपेंद्र नाथ अस्क। ये आपकी एकांकी है। उपेंद्र नाथ अस्क का जन्म हुआ 1910 ईस्वी में और मृत्यु हुई 1996 ईस्वी में। उर्दू में लेखन यात्रा प्रारंभ करने वाले उपेंद्र नाथ अस्क हिंदी में लेखन हेतु मुंशी प्रेमचंद की प्रेरणा से अग्रसर हुए। मतलब ये उर्दू में लिखते थे और उनको किससे प्रेरणा मिली? मुंशी प्रेमचंद से प्रेरणा मिली, जिसके कारण इन्होंने हिंदी में लिखना शुरू किया। राष्ट्रीय आंदोलन के झंझावती दौर से उनकी रचनाधर्मिता का विकास हुआ। जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, उस झंझावत यानी आंधी तूफान वाले दौर में उनका रचना लिखने का जो प्रारंभ होता है, उन्होंने कहानी, काव्य, नाटक, एकांकी, संस्मरण, आलोचना एवं अनुवाद इन सभी विधाओं में भरपूर लेखन कलम चलाई। नाटक और एकांकी विधा को ये आयाम देने वाले अस्क जी ने जनजीवन में व्याप्त रूढ़िवादिता, जड़ता और आडंबरों पर निर्ममतापूर्ण प्रहार करके मानसिक भावों व अंतर्द्वंद्वों का बखूबी चित्रण किया है। वही कि उन्होंने हमारे समाज में रूढ़ियाँ हैं, आडंबर हैं और जिनमें दया का भाव नहीं है, उन सभी पर उन्होंने क्या किया है? तीखा प्रहार किया है। उपेंद्र नाथ अस्क की प्रमुख रचनाएं हैं गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, गर्म राख, सितारों के खेल, ये इनके उपन्यास हैं। 70 श्रेष्ठ कहानियाँ, जुदाई की शाम के गीत, काले साहब, पिंजरा कहानी संग्रह है, लौटता हुआ दिन, बड़े खिलाड़ी, जय पराजय, स्वर्ग की झलक, भंवर, ये इनके क्या है? नाटक हैं। अंधी गली, मुखड़ा बदल गया, चरवाहे, ये इनकी एकांकी संग्रह है। एक दिन आकाश ने कहा, प्रातः प्रदीप दीप जलेगा, बरगद की बेटी, उर्मिया, ये इनके काव्य हैं। मंटी मेरा दुश्मन, फिल्मी जीवन की झलकियां, ये इनकी संस्मरण है। अन्वेषण की सहयात्रा तथा हिंदी कहानी एक अंतरंग परिचय, ये इनकी आलोचना है। आदि इनकी रचनाएं हैं। प्रस्तुत कहानी तौलिए में शिष्टाचार, सभ्यता व तहजीब, व्यवस्थित रूप से रहना होता है, तहजीब के नाम पर फैल रहे आडंबर व खोखलेपन को बखूबी अभिव्यक्त किया गया है। हमारे जीवन शैली में कृत्रिमता व दिखावटीपन पसरता जा रहा है। कृत्रिमता वही बनावटीपन के लिए आया था, यहाँ दिखावटीपन से रिश्तों की प्रगाढ़ता में मजबूती शिथिल होती जा रही है। स्वच्छता व सलीका पसंदगी का दिखावा हमारी आत्मीयता पर बोझ स्वरूप है। आत्मीयता यानी अपनेपन पर बोझ की तरह लगता है। इन दिखावों में रिश्तों की गर्माहट लुप्त होती जा रही है कि जो दिखावे की जिंदगी है, जिसके कारण जो रिश्तों में जो प्रेम हुआ करता था, वह नष्ट होता जा रहा है। सहजता व सरलता से जीवन जीने में जो खुशी और आनंद मिलता है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। दुर्लभ यानी कठिन है। जीवन का रहस्य बाह्य तड़क भड़क में नहीं, बल्कि अंतर की दृढ़ता में है। अंतर यानी मन की, हृदय की दृढ़ता, मजबूती में है। आपका पाठ है तौलिए। ये क्या है? एकांकी है भाई। पात्र है बसंत, चिंती, मधु, मंगला, सुरो। स्थान है नई दिल्ली। पर्दा बसंत के ड्राइंग रूम में उड़ता है। ड्राइंग रूम न बहुत बड़ा है न छोटा, बहुत सजा हुआ भी नहीं है। बसंत एक 250 मासिक पाता है, मतलब उनकी आमदनी है। यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकता है कि बसंत की आमदनी कितनी है? 250 रुपये इनकी क्या है? आमदनी है। पर और नई दिल्ली के 250, लेकिन वह फर्म का मैनेजर है, इसलिए टेलीफोन लगा है, इसलिए कमरा भी सजा है। बाईं दीवार के साथ एक मेज लगी है, उस पर कागज पत्रों के अतिरिक्त टेलीफोन रखा है। तो ये कहाँ के हैं? दिल्ली की बात हो रही है। कितना वो पाते हैं? 250 रुपये वो प्राप्त करते हैं। और वह फर्म में क्या कार्य करते हैं? मैनेजर का कार्य, मैनेजर हैं वह। मेज के इधर एक दरवाज़ा है जो अंदर कमरे में जाता है। मेज के उस ओर कोने में एक अंगीठी है, जो सिगड़ी जिसको बोलते हो आप, किंतु आग शायद इसमें नहीं जलती, क्योंकि अंगीठी का कपड़ा
अत्यंत सुंदर है, उस पर सजावटी की चीज़ें भी रखी हुई हैं, वैसी ही जैसी मध्यम वर्गीय घरों में होती हैं। मध्यम वर्गीय घर यानी जो बीच के घर होते हैं, ना ज़्यादा पैसे वाले ना ज़्यादा गरीब, लेकिन वे बिखरी नहीं है और करीने से लगी हुई है, मतलब सही तरीके से उनको लगाया हुआ है। 2 पीतल के गुलदान दूसरी वस्तुओं के अतिरिक्त अंगीठी के दोनों कोनों पर रखे हुए हैं। इसी अंगीठी के कपड़े की लंबी झालर का छूता हुआ एक रेडियो सेट नीचे एक छोटी सी मेज पर रखा है, जिसके मेज पोस का डिज़ाइन अंगीठी के कपड़े से मैच करता है और मधु की सुरुचि का पता देता है। मतलब उसकी रुचि का वह सजावट में रुचि रखती है। अंगीठी के ऊपर दीवार पर एक कैलेंडर लटक रहा है, जिससे कि मेज पर बैठे हुए व्यक्ति के ऐन सामने पड़े, मतलब बिल्कुल सामने पड़े। कैलेंडर को एक नज़र देखने से मालूम होता है कि नवंबर का महीना है। अंगीठी के बराबर एक दरवाज़ा है जो रसोई में जाता है। इस दरवाजे से जरा हटकर सामने की दीवार के साथ एक बेत के कांच का सेट है, जिसके आगे एक तिपाई पड़ी है। तिपाई यानी 3 पैरों वाली कुर्सी वगैरह कुछ। सेट की गद्दियाँ सुंदर और सुरुचिपूर्ण है और तिपाई का कवर अंगीठी के कपड़े से मैच करता है। सामने दीवार के बाईं ओर कोंच से जरा हटकर एक दरवाज़ा है जो स्नान गृह को जाता है। बाईं दीवार के साथ श्रृंगार की मेज रखी है, जिससे बसंत और मधु दोनों अपने टॉयलेट का काम ले लेते हैं। जिसके ऊपर खूंटियों पर तौलिए टंगे हैं। मेज के दोनों ओर 1-2 कुर्सियां पड़ी हैं। दाईं दीवार में इधर को एक दरवाज़ा है जो बाहर जाता है। पर्दा उठते समय हम बसंत को श्रृंगार के मेज पर बैठे हजामत बनाते देखते हैं। वास्तव में वह हजामत बना चुका है और तौलिए से मुंह पोंछ रहा है। तभी रसोई के दरवाजे से स्वेटर बुनती हुई मधु प्रवेश करती है। मतलब ऊपर का बैकग्राउंड बताया है कि कैसे कैसे उनके घर में क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं। और अब आपका चैप्टर है जो मैन है वो चालू हो रहा है। मधु, यह है फिर आपने मदन का तौलिया उठा लिया। मैं कहती हूँ आप। बसंत, मुंह पोंछते पोंछते रुककर, ओह यह कमबख्त तौलिए, मुझे ध्यान ही नहीं रहता। बात यह है कि हंसता है कि मदन के तौलिए छोटे हैं और हजामत। मधु चिढ़कर, हजामत के तौलिए कैसे हैं जी? जरा आंखें खोलकर देखिए हजामत के तौलिए कितने रंगीन हैं। बीशियों तो धारियां पड़ी हुई हैं उनमें, और मदन के कितने सादे और। बसंत, लेकिन रोएदार तो। मधु व्यंग्य से, दोनों हैं जी। आंखें बंद करके आदमी दोनों का अंतर बता सकता है, मैं कहती हूँ। बसंत निरुत्तर होकर, वास्तव में मेरा ध्यान दूसरी ओर था। लाओ मुझे हजामत का तौलिया दे दो। कहाँ है? मुझे दिखाई ही नहीं दिया। मधु खूंटी पर टंगा तौलिया उठाकर, ये है लो, टंगा है सामने फिर भी। बसंत, मैंने ऐनक उतार रखा है और ऐनक के बिना तुम जानती हो हमारी दुनिया। खिसियानी हंसी हंसता है। मधु, जी आपकी दुनिया, जाने आप किस दुनिया में रहते हैं। अब तो ऐनक नहीं, ऐनक हो तो कौन सा आपको कुछ दिखाई देता है। मुंह फुला धम से कोंच में धंस जाती है। कोंच यहाँ सोफे के लिए है या जो बैठने वाला होता है, लकड़ी का बना हुआ एक कुर्सी के टाइप में होता है, उसके लिए आ रहा है शायद। और चुपचाप स्वेटर बुनने लगती है। बसंत हजामत का सामान रखता है, फिर अचानक उसकी ओर देखकर, बसंत, तुमने फिर मुंह फुला लिया, नाराज हो गई हो। मधु व्यंग्य से हंसकर, नहीं मैं नाराज नहीं। बसंत, तुम्हारा ख्याल है कि मैं इतना मूर्ख हूँ जो यह नहीं पहचान सकता। मधु उसी तरह हंसकर, मैं कब कहती हूँ। बसंत सामान वैसे ही छोड़कर कुर्सी को उसकी ओर घुमाते हुए, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अपने भावों को छिपा लेने की गुणवत्ता तुम्हें प्राप्त नहीं। ये तुम अपने भावों को क्या नहीं कर सकती, छुपा नहीं सकती। तुम्हारी उपेक्षा, तिरस्कार, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारी समस्त भावनाएं तुम्हारी आकृति पर प्रतिबिंबित हो जाती है, मतलब तुम्हारे चेहरे पर दिखाई देने लगे जाती है। तुम्हें मेरी आदतें बुरी लगती हैं, पर मैंने तुम्हें अंधेरे में नहीं रखा। अपने संबंध में, अपने स्वभाव के संबंध में सब कुछ बता दिया था।
मैंने अपने सब पते मधु मेज पर रख दिए थे। उसी तरह व्यंग्य से हंसकर, मैं कब इनकार करती हूँ। बसंत, तुम्हारी यह हंसी कितनी विशेली है, मतलब तुम कितनी व्यंग्य से हंस रही हो। इसी तरह विष घोल घोल कर तुमने अपने स्वास्थ्य का सत्यानाश कर लिया है। मधु चुप रहती है। बसंत, मैं तुम्हें किस तरह प्रकार विश्वास दिलाऊं कि मैं स्वयं सफाई का बड़ा भारी समर्थक हूँ। मधु हंसती है। इसमें क्या संदेह है। बसंत, और मुझे स्वयं गंदगी पसंद नहीं। मधु सिर्फ हंसती है। बसंत, पर मैं तुम्हारी तरह अरिस्टोक्रेटिक मतलब भव्य वातावरण में नहीं पला और मुझे नजाकतें नहीं आती। नजाकत यानी बिल्कुल नखरे जिसको बोलते हैं। हमारे घर में सिर्फ एक तौलिया होता था और हम 6 भाई उसे काम में लेते थे। तो यहाँ आपके लिए फिर क्वेश्चन बन रहा है। एक तो इसका अर्थ आपको पूछ सकता है, दूसरा ये कितने भाई थे। 6 भाई थे। मधु, आप मुझे अरिस्टोक्रेट कहकर मेरा उपहास करते हैं, मतलब मजाक उड़ाते हैं। मैं कब कहती हूँ 10-10 तौलिए हो। बसंत, 10 और किस तरह होते हैं। नहाने का अलग, हजामत बनाने का अलग, हाथ मुंह पोंछने का अलग, और फिर तुम्हारे और मदन के। मधु पहलू बदल कर, लेकिन मैं पूछती हूँ इसमें दोष क्या है। जब हम खरीद सकते हैं तो क्यों न 10-10 तौली रखे। कल परमात्मा न करे हम इस योग्य न रहें तो मैं आपको दिखा दूं कि किस तरह गरीबी में भी सफाई रखी जा सकती है। तौलिए न सही, खादी के अंगोचे सही, कुछ भी रखा जा सकता है, लेकिन जिस तौलिए से किसी दूसरे ने बदन पोंछा हो उससे किस प्रकार कोई अपना शरीर पोंछ सकता है। बसंत, मैं कहता हूँ हम 6 भाई एक ही तौली से बदन पोंछते रहे। मधु, लेकिन बीमारी। बसंत, हम में से किसी को कोई बीमारी नहीं हुई। मधु, पर चर्म रोग। बसंत, तुम्हें और मदन को तो कोई बीमारी नहीं, और फिर रोग इस तरह नहीं बढ़ता। रोग बढ़ता है कमजोरी से। जब हमारे शरीर में रोग से लोहा लेने वाले लाल कीटाणु कम हो जाते हैं तब। चूहा सेदन साहा की बात जानती हो, किसी व्यक्ति के बारे में है। मधु, चूहा सेदन साहा, शिकार करने के विचार से कुछ अफसर चूहा सेदन साहा गए। बसंत बोल रहा है ये बात। उनमें अमेरिका के रॉकफेलर ट्रस्ट के कुछ डॉक्टर भी थे। लंच के समय उन्हें पानी की आवश्यकता पड़ी। बेरे ने आकर बताया कि गांव में कोई कुआं नहीं, लोग जोहड़ का पानी पीते हैं। डॉक्टर को विश्वास न आया, क्योंकि जोहड़ का पानी मेला चिकट था। ऐसी कोई भी बीमारी होगी जिसके कीड़े उस पानी में न हो। और चूहा सेदन साहा के जाट हष्ट पुष्ट लंबड़ तड़ंगे, मतलब खूब लंबे चौड़े। तो क्या चाहते हैं हम जोहड़ का पानी पीना शुरू कर दें। हंसती है। बसंत उठकर कमरे में घूमता हुआ, तुम इस बात को अपनी विषाक्त हंसी बिखेर सकती हो। उसके सामने रुककर, तुम्हें मालूम हो कि अमेरिका के डॉक्टर वही रहे। एक जाट के रक्त का उन्होंने विश्लेषण किया। मालूम हुआ कि उसमें रोग का मुकाबला करने वाले लाल कीटाणु रोग की मदद करने वाले कीटाणुओं से कहीं ज़्यादा हैं। तब उन्होंने वहाँ के लोगों की खुराक का निरीक्षण किया। पता चला कि वे अधिकतर दही और लस्सी का प्रयोग करते हैं, और दही में बहुत सी बीमारियों के कीटाणुओं को मारने की शक्ति है। बीमारी का मुकाबला इन नजाकतों और नफासतों से नहीं होता, बल्कि शरीर में ऐसी शक्ति पैदा करने से होता है जो रोग के आक्रमण का प्रतिरोध कर सके, मतलब रोग के आक्रमण को रोक सके। फिर घूमने लगता है। मधु, मैंने चूहा सेदन साह की बात सुन ली। मेले तौलियों से शरीर ने लाल कीटाणु फैले या सफेद, मुझे इससे मतलब नहीं। मैं तो इतना जानती हूँ कि बचपन से ही मुझे सफाई पसंद है। मामा जी। बसंत मेज के कोने का सहारा लेकर, तुमने फिर अपने मामा और मौसा की कथा छोड़ी। माना कि विलायत हो आए हैं, किंतु इसका यह मतलब तो नहीं कि जो वे कहते हैं वह वेद वाक्य है, मतलब वेदों के द्वारा कहे गए वाक्य हैं। उस दिन तुम्हारे मौसा आए थे, उन्होंने हाथ धोए तो मैंने कहीं भूल से तौलिया पेश कर दिया। मधु के पास जाकर उन्होंने दांत पे पोड़ दिए, नकल उतारते हुए। मैं किसी दूसरे के तौलिए से हाथ नहीं पोंछता, और वे अपने रुमाल से हाथ पोंछने लगे। मैं पूछता हूँ, अगर वे तौलिए से हाथ पोंछ लेते तो
उन्हें कौन सी बीमारी चिमट जाती। मधु, अब यह तो। वसंत, और तुम्हारी मामा जी। वापस जाकर फिर मेज पर बैठ जाता है। तुम्हारे जाने के एक दिन बाद मैं उनके यहाँ गया, रात वहीं रहा। दूसरे दिन मुझे सीधे दफ्तर आना था। कहने लगे हजामत यहीं बना लो। मैंने कहा मैं एक दिन छोड़कर हजामत बनाता हूँ, मुझे कोई ऐसी ज़रूरत नहीं। जब उन्होंने अनुरोध किया तो मैंने कहा अच्छा बनाए लेता हूँ। तब वे एक निकृष्ट सा रेजर, मतलब बिना कार्य का, जो कार्य नहीं करता, ले आए और कहने लगे नकल उतारते हुए, मैं अपने रेजर से किसी दूसरे को हजामत नहीं बनाने देता, इसलिए मैंने हजामत के लिए दूसरा रेजर रख छोड़ा है। क्रोध के मारे मेरा रक्त खोल उठा, मतलब उबलने लगा। अपने आप को रोककर मैंने केवल इतना कहा, रहने दीजिए, मैं घर जाकर सेव कर लूँगा। मधु, मामा जी। बसंत अपनी बात जारी रखते हुए, इस पर शायद उन्हें मालूम हुआ कि मुझे उनकी बात बुरी लगी और उन्होंने मुझे अपने ही रेजर से हजामत बनाने पर विवश कर दिया। किंतु मेरी हजामत बनाने के बाद मेरे ही सामने ब्लेड उन्होंने लॉन में फेंक दिया और नौकर से कहा कि रेजर को स्टेलाइज कर लाए। नकल उतारते हुए, मामा जी, मैं कहती हूँ आप उनके स्वभाव से परिचित नहीं, आपको बुरा लगा। स्वच्छता की भावना भी काव्य और कला की ही भांति है। बसंत आवेश में उसके पास आकर, आवेश यानी गुस्से में, क्यों काव्य और कला को अपनी इस घृणा से में घसीटती हो? तुमसे ऐसे वातावरण में पले हुए सब लोगों की नफासत में नफरत की भावना काम करती है। शरीर से, गंदगी से, जीवन से नफरत की। कहने का भाव यह है कि तुम इन सभी चीज़ों में अपने जो पैसे वाले होने का जो भाव है वह यहाँ प्रदर्शित करना चाहती हो। मधु चुप रहती है। बसंत, और मुझे जीवन से घृणा नहीं, मुझे शरीर से भी घृणा नहीं, और मैं सच कहता हूँ मुझे गंदगी से भी घृणा नहीं। मधु हंसती है। तो फिर कूड़ों के ढेरों पर बैठिए। बसंत फिर कुर्सी पर जा बैठता है और कुर्सी को और समीज ले आता है। मुझे गंदगी से घृणा नहीं, किंतु मैं गंदगी पसंद नहीं करता। बड़ा नाजुक सा फर्क है। यदि हम जीवन का सामना करना है तो रोज गंदगी से दो चार होना पड़ेगा, फिर इससे घृणा कैसी? जिन गरीबों को तुम अपने बरामदे के फर्श पर भी नहीं पाँव न रखने दो, मैं उनके पास घंटों बैठ सकता हूँ। हंसती है वसंत, और मैंने ऐसे गंदे इलाकों में जीवन के निरंतर कई वर्ष बिताए हैं जहाँ तुम्हारी स्वच्छता की सनक तुम्हें गुजरने तक न दे। समझी? सनक यानी कोई भी चीज़ के प्रति, जैसे मधु को सफाई की क्या है, सनक है। मधु वहीं बैठे और वैसे ही स्वेटर बुनते हुए, पर अब तो आप विपन्न नहीं, मतलब गरीब नहीं है। अब तो आप गंदे इलाकों में नहीं रहते। विपन्नता की व्यवस्था को मैं समझ सकती हूँ, किंतु गंदेपन का स्वभाव मेरी समझ से दूर की वस्तु है। वसंत, तो तुम्हारे विचार से मैं स्वभाव से गंदा हूँ। मधु उसी विशेली हंसी के साथ, मैं कब कहती हूँ? वसंत खड़ा हो जाता है। ऐसे दिन मुझ पर आए हैं जब एक बनियान पहने मुझे कई दिन गुजर जाते थे, उसे धोने तक का अवकाश न मिलता था, और अब मैं दिन में 2 बार बनियान बदल लेता हूँ। अगर यह गंदेपन की आदत है तो? मधु उसी हंसी के साथ, मैं कब कहती हूँ? बसंत, स्वच्छता बुरी नहीं, पर तुम तो हर चीज़ को सनक की हद तक पहुँचा देती हो, और सनक से मुझे चिढ़ है। फिर कमरे में घूमने लगता है। बनियानों और तौलियों की कैद मैंने मान ली, किंतु यदि मैं गलती से बनियान न बदल पाऊँ या गलत तौलिए ले लूँ तो इसका यह मतलब तो नहीं कि मैं स्वभाव से गंदा हूँ, और मेरे इस स्वभाव पर तुम्हें मुंह फुलाकर बैठ जाना या अपनी विशेली हंसी बिखेरना चाहिए। मधु चुप रहती है। बसंत, रेडियो के पास से तुमने अपने आप को इन मिथ्या बंधनों में कितना जकड़ लिया है कि मेरा जरा सा खुलापन भी तुम्हें अखरता है। मिथ्या यानी व्यर्थ के। अपने सिद्धांतों को तुमने सनक की हद तक पहुंचा दिया है। मतलब उसमें क्या है? सनक सवार है कि घर में गंदगी नहीं होगी, तौलिए अपने अपने ही काम में लिए जाएंगे। उसी और निम्मो। मधु
बुनना छोड़ देती है। आपने फिर उसी और निम्मो की बात चलाई। उसी और निम्मो हंसते हुए, कल मिल गई बाजार में। मैंने पूछा, निम्मो आई नहीं? तुम इतने दिनों से कहने लगी, हमको चच्ची से डर लगता। हंसता है मधु उसी विशेली हंसी के साथ। मैं उन्हें खा जो जाती हूँ। इस प्रकार जो बाकी का चैप्टर है आपका नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।